हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारा अब आपका खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री प्लानेट वाले सर के चैनल पे। आज जो लेक्चर लेकर आए आइसोमर्स का लेक्चर 7 जो टॉपिक चल रहा था उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं, तो हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं किसको हैं, कंडीशन मैंने दिया था वहाँ पे, उसी को जो पिछले लेक्चर में इंड हुआ था उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए आज जो हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन क्यूमुलिंग कंपाउंड्स। क्यूमुलिंग कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकाला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है प्यारे बच्चों। जेई में कई बार यहाँ से सवाल पूछे जा चुके हैं और जेई में सवाल आने का मतलब है कि इस कंपाउंड में कोई ना कोई खासियत जरूर होगा, क्योंकि जेई वहीं पर हाथ रखता है जहाँ पे कुछ न कुछ खासियत होता है। क्लियर होता क्या है, ये एक्चुअली क्यूमुलिंग कंपाउंड जो है ना, दिखता कुछ और है बाहर से, अंदर में होता कुछ और है, वो आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, दिखता कुछ और है और होता कुछ और है अंदर से। तो एक्चुअली क्यूमुलिंग कंपाउंड जो है बाहर से दिखता कुछ और है और अंदर में होता कुछ और है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि दैनिक लाइफ में भी ऐसे देखते होंगे, कुछ लोग बोलते कुछ और है और करते कुछ और हैं, तो ऐसे लोगों से हम लोग क्या रहते हैं, सतर्क हमेशा रहते हैं। उसी तरह से क्यूमुलिंग कंपाउंड्स भी है, तो थोड़ा सा इस पर सतर्क रखना है। बट जितना हम बता रहे हैं उतना अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो जेई का सवाल हो, जेई में मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, या किसी भी कंपटीशन का सवाल हो, या अभी किसी भी बुक से उठा लीजिए जो आपके लेवल की बुक हो, आपकी सेंटर की बुक हो, आईआईटी के लिए हो या नीट के लिए हो, कोई भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं, ये गारंटी मैं देता हूँ। बट आपको पूरा लेक्चर अच्छे से देखना होगा, इन तक देखेंगे तभी जाके सारा सवाल आपसे बनेगा। तो हम शुरू करते हैं किसके बारे में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन क्यूमुलिंग कंपाउंड्स। थोड़ा सा हम बात करते हैं, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं किसको हैं। मैंने वहाँ पे कंडीशन दिया था कि पहला कंडीशन रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन मैंने दिया था कि स्पेस में जो अरेंजमेंट डिफर होता है उसका स्पेशियल डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये सारे मुद्दे पे हम लोग बातचीत अच्छे से किए थे नहीं। अब देखिए, तो हम लोग जो है जहाँ पिछले क्लास में किया तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन क्यूमुलिंग कंपाउंड। तो सबसे पहले क्यूमुलिंग कंपाउंड्स, क्यूमुलिन आपको नया टर्म लग रहा होगा, सर बोलेंगे कंपाउंड तो समझ में आता है, यौगिक बोलते हैं, क्यूमुलिन किसको बोलते हैं वो हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे क्यूमुलिन किसको बोलते हैं और उसके बाद हम सिखाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकाला जाता है क्यूमुलिन कंपाउंड्स में। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। पॉलिन्स, सबसे पहले हम क्लियर करते हैं पॉलिन्स कहते हैं किसको है। ठीक है, बट मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा एक बात यहाँ पर सुन लीजिए। आप अगर चाहते हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का बेसिक क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है या कंडीशन क्या है, तो आप जाके आइसोमर्स के लेक्चर 7 में देख सकते हैं, या फिर वहाँ पे सर्च कीजिए केमिस्ट्री प्लानेट वाला SM सर में जाकर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 वहाँ पे देखेंगे। 2 तो चल रहा है अभी नहीं, 1 आपको सर्च करना है। कौन सा सर्च करना है, 1, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। हम क्लियर करने वाले हैं यहाँ पे पॉलिन्स। यहाँ पे क्या लिखे हमने, देखिए ध्यान दीजिए, पॉलिन्स। देखिए पॉलिन्स को 3 पार्ट में हम बात करते हैं। ठीक है, पॉलिन मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पॉलिन। ठीक है, इंस मतलब होता है डबल बॉन्ड, इंस मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड, और पॉली का मतलब है 2 या 2 से अधिक। ठीक है, तो वैसा कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड्स हो तो वैसे कंपाउंड को बोला जाता है पॉलिन्स। इसको 3 कैटेगरी में हम रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला कंजुगेटेड, दूसरा आइसोलेटेड, और तीसरा है आपका जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूमुलिन। तीनों को क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिए। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर इस कंपाउंड में हम आपसे पूछें कि बच्चों ये बताओ, ये डबल बॉन्ड से आपका, ये भी क्या है डबल बॉन्ड से, तो देखिए ये 2 डबल बॉन्ड के बीच में कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है। यार देखिए 2 डबल बॉन्ड के बीच में क्या है, 1 सिग्मा है। मतलब ऐसा हो डबल सिंगल, मान लीजिए हमने डिफिनेशन दिया 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे कैसा एग्जाम्पल लिए हैं 2, तो देख रहे हैं 2 डबल के बीच में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है,
तो वैसे कंपाउंड्स को बोला जाता है, वैसे पॉलिन्स को बोला जाता है कंजुगेटेड। कौन सा बोला जाता है? कंजुगेटेड। मतलब ऐसे मान में रखिए दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड्स हो और उसके बीच में एक ही सीमा गैप हो, इस तरह से डबल सिंगल, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है कौन सा? कंजुगेटेड। कंजुगेटेड में दिक्कत होगा? अब नहीं, डबल सिंगल डबल रहेगा तो क्या बोल देंगे? कंजुगेटेड। जैसे यहाँ पे मैंने क्लियर किया, डबल सिंगल डबल रहेगा तो क्या बोलेंगे? कंजुगेटेड बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए डबल बॉन्ड्स आर separated by one sigma bond। अगर डबल बॉन्ड सेपरेट हो कितना सिग्मा बॉन्ड से? वन सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट रहता है, तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है कंजुगेटेड। क्या बोला जाता है? कंजुगेटेड। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आपको समझ में आ गया कंजुगेटेड किसको बोलते हैं? क्लियर? आगे देखिए आइसोलेटेड। यहां पे लिख रहे हैं, देखिए तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। यहां पे देखिए, अगर आपसे हम पूछें तो ये बोलेंगे सर ये डबल बॉन्ड है और ये भी क्या है? डबल बॉन्ड है। तो आप देख रहे हैं कि दो डबल बॉन्ड के बीच में कितना सिग्मा बॉन्ड है? तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है। तो याद रखिएगा, दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड हो और उसके बीच के एक से अधिक सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे दो है, दो से अधिक भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड्स हो और उसमें एक से अधिक सिग्मा बॉन्ड का गैप रहता हो, तो ऐसे पॉलिन्स को बोला जाता है आइसोलेटेड कंपाउंड्स। मुझे जब आइसोलेटेड चेक करने के लिए बोलता है तो हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच कितना सिग्मा बॉन्ड का गैप है। दो या दो से अधिक रहेगा, मतलब मोर देन वन रहेगा, तो क्या बोल देंगे इसको हम? आइसोलेटेड। ठीक है? तो यहां पे लिख रहे हैं डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय मोर देन वन सिग्मा बॉन्ड्स। एक से अधिक सिग्मा बॉन्ड्स का गैप रहेगा तो इसको बोलेंगे आइसोलेटेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड हो, एक सिग्मा का गैप रहेगा तो बोले आइसोलेटेड। दो या दो से अधिक सिग्मा मतलब मोर देन वन, एक से अधिक सिग्मा गैप रहेगा तो बोल देंगे आइसोलेटेड। ऐसा भी तो हो सकता है कि दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड के बीच में एक भी सिग्मा का गैप नहीं हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है क्यूमुलिन। क्या बोला जाता है? क्यूमुलिन। ध्यान से देखें, इसका भी एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। यहां पे लिखे हम, देखिए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या देख रहे हैं? कितना डबल बॉन्ड है यहाँ पे? देख के बताइए। तो बोलेंगे सर एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है। तो दो डबल बॉन्ड के बीच में कितना सिग्मा बॉन्ड? एक भी नहीं है। नहीं, डबल लगातार हो गया। तो याद रखिएगा, दो या दो से अधिक हो, क्या दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड हो और एक भी सिग्मा गैप नहीं रहता है, तो वैसे कंपाउंड को बोला जाता है क्यूमुलिन। तो अब समझ में आ गया, क्यूमुलिन ही हम लोग का जो है पढ़ना था, इसीलिए मैंने इतना एरिया तैयार किया। ठीक है? तो बताइए क्यूमुलिन किसको बोलेंगे? बोलेंगे सर डबल बॉन्ड लगातार रहता है तो उसको बोलते हैं क्यूमुलिन। फिर से बोलिए, क्यूमुलिन किसको बोलेंगे? डबल बॉन्ड लगातार रहेगा तो क्या बोलेंगे? क्यूमुलिन। तो यहां पे देखिए लिख रहे हैं डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड नो सिग्मा बॉन्ड्स, एक भी सिग्मा बॉन्ड्स नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम क्लियर हो गया कि पॉलिन्स मतलब दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड होगा। पॉलिन्स तीन तरह का होगा, कंजुगेटेड, आइसोलेटेड और कौन होगा? क्यूमुलिन। ठीक है? कंजुगेटेड किसको बोले? कि दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड हो, एक ही सिग्मा गैप है, जो यहाँ पे सामने एग्जांपल है आपका, हमने दो ही लिया है डबल बॉन्ड्स, और भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं कंजुगेटेड। आइसोलेटेड क्या बोलते हैं? वैसा पॉलिन्स जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक सीमा को गैप रहता हो डबल बॉन्ड के बीच में, तुमको बोलते हैं आइसोलेटेड। और क्यूमुलिन मतलब लगातार डबल बॉन्ड हो, एक भी सीमा गैप नहीं हो, तो उसको बोलते हैं क्यूमुलिन। तो मेरे प्यारे बच्चों,
लास्ट वाले लेक्चर में देखिएगा जाके, जिसमें लेक्चर 6 वहाँ पे क्लियर किए थे, तो वहाँ पे देखिए इस तरह कंपाउंड में मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने का सिखाया था। इस भी कंपाउंड वहाँ पे हम नहीं बोले थे कि इसको आइसोलेटेड बोला जाता है, वहाँ पे इसको हम नहीं बोले थे कंजुगेटेड बोला जाता है, लेकिन मैंने इस तरह का वहाँ पे एग्जाम्पल कराया। तो इस तरह के एग्जाम्पल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप निकालने जाएंगे, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन क्यूमुलिन में हमने बोला क्यूमुलिन कंपाउंड होता क्या है कि बाहर से दिखता कुछ और है, अंदर से होता कुछ और है। इस वजह से यहाँ पे जो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालेंगे वहाँ पे क्या करें, गलती होने का चांस 90% है। और अधिकांश बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, लेकिन आप लोग घबराएं नहीं, जितना बोलता है उतना ध्यान रहते हैं तो क्यूमुलिन का कोई भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आपसे छूटने वाला नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से सबसे पहले वीडियो को क्या करें, पॉज करें और इसको राइट डाउन करें, या फिर आप क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, समय दे रहे हैं 1 2 3 मिटा रहे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी जो क्लियर किया, आप लोग जो है इसको क्या किए होंगे, कॉपी में राइट डाउन किए होंगे। जैसे बिल्कुल क्लास में आप जो है कॉपी कलम लेके बैठते थे, वैसे ही जैसे ही हम वीडियो बोर्ड भरे तो आप सबसे वीडियो को पॉज करें, उसके बाद आराम से जो है पहले समझे, उसके बाद उतारें। ठीक है, और इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है। सिर्फ लगातार एज ए मूवी की तरह देखने से कोई फायदा होने वाले प्यारे बच्चों नहीं है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्यूमुलिन कंपाउंड्स। यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्यूमुलिन कंपाउंड तो समझ में हम लोग को आ गया। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे लिखें CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप बोलेंगे, आपसे पूछा जाए कि ये अल्कीन तो है ही है, कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड तो अल्कीन है, लेकिन ऐसे कंपाउंड को कौन सा बोला जाता है, डबल बॉन्ड लगातार है तो क्यूमुलिन। और याद रखिएगा, हमने क्यूमुलिन के लिए डिफिनेशन क्या किया, 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड हो, लगातार हो, तो 2 मतलब सिंपलेस्ट हो, इससे कम रहेंगे तो कभी बताइए, तो कभी क्यूमुलिन डिफाइंड होगा। तो इसीलिए 2 ही यहाँ पे डबल बॉन्ड लगातार है, इसलिए इसे को बोला जाता है सिंपलेस्ट क्यूमुलिन। क्या बोला जाता है इसको, सिंपलेस्ट क्यूमुलिन। और याद रखिएगा, डबल बॉन्ड लगातार होता है सिंपलेस्ट क्यूमुलिन को, मतलब 2 डबल बॉन्ड वाला जो क्यूमुलिन होता है उसको बोला जाता है एलिन। क्या बोला जाता है, एलिन बोला जाता है। क्लियर। एक बार IIT पूछ दिया था कि बताइए एलिन में हाइब्रिडेशन क्या होगा कार्बन का, नहीं, एलिन में हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो बताइए हाइब्रिडेशन निकालने आप लोग को नहीं जानते हैं, जानते होंगे। हाइब्रिडेशन निकालने के वहाँ पे बोला था कि जब भी किसी हाइब्रिडेशन पार्टिकुलर एटम का निकाला जाता है, किसी एक एटम का, तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर देखते थे उसका, नहीं, और जोड़ते थे, तो अगर 2 आया तो sp, 3 आया तो sp2, 4 आया sp3, 5 आया sp3, इस तरह से बात हमने क्लियर किया था। नहीं, आज थोड़ा जो है हम क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए, हम निकालने के फिर से हम यहाँ पे बता रहे हैं, हो सकता है आप भूल गए होंगे, तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो आप कुछ नहीं करें, आप सिग्मा बॉन्ड निकाल लीजिए, मतलब जिस एटम का देखना उसमें सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए, और साथ में उसके पास लोन पेयर कितना है वो निकाल लीजिए, और दोनों को जोड़ने के बाद तो बोलेंगे 2 आएगा तो बोलेंगे sp, 3 आएगा तो बोल देंगे sp2, 4 आएगा तो बोल देंगे sp3, 5 आएगा तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d2। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छे से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, बट है क्या कि थोड़ा सा हम रिवाइज कर दे तो हो सकता है मैं भी भूल गए, क्योंकि बीच में जो है क्लास थोड़ा गैप हो गया है। तो हाइब्रिडेशन निकालना तो आप क्या करें, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडेशन जब भी निकालना तो एक एटम का निकलता है, नहीं, दोनों को जोड़िए, 2 आता है तो sp बोलिए, 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d2। क्लियर। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखे NH3, क्या लिखे यहाँ पे NH3। तो देखिए, तो नाइट्रोजन जो है एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में है, अगला ही हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन जो है किस ग्रुप का है, 5a का है। तो हम लोग जानते हैं जितना ग्रुप नंबर होता है उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना इसके पास हो गया, 5। अब देखिए 5 में एक यहाँ हाइड्रोजन के पास, ये एक इस हाइड्रोजन के साथ भाग लिया इलेक्ट्रॉन, एक इसके साथ लिया भाग, और एक इसके साथ बॉन्ड बनाने में भाग लिया, तो 5 गो में 3 गो निकल गया तो 2 बचा। ये 2 जो है क्या बॉन्ड में भाग लिया है, नहीं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग नहीं लेता पेयर में तो उसको बोलते हैं लोन पेयर। तो 5 गो में 3 गो निकल गया तो 2 गो बचा, तो पेयर में है ना, तो बोलेंगे इसके पास कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर। नहीं, हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं हम। निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, नाइट्रोजन का निकालना है, तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिन लीजिए। सिग्मा बॉन्ड जानते हैं किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपको याद होगा, 1 रहेगा तो सिर्फ सिग्मा, नहीं, 2 रहेगा
दो एटम के बीच में एक है तो सिग्मा, दो रहेगा तो एक सिग्मा एक पाई, और तीन रहेगा तो एक सिग्मा और दो पाई। नहीं, क्लियर। तो यहाँ पे देख के सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, एक लोन पेयर। तो बोलेंगे सर तीन सिग्मा और एक लोन पेयर जोड़िएगा तो चार आएगा, और चार की हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3। क्लियर। आप बोलिएगा सर लोन पेयर कैसे निकाला जाता है, ये सब तो सिखाए हुए हैं, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल से, नहीं, मेरे ख्याल से किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए। अगला एग्जाम्पल देखिए और देते हैं, CH4, एक हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड बना रहा है। नहीं, तो कार्बन तो 4a का है भाई, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, जितना ग्रुप नंबर हो उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप नंबर कितना है? 4। तो कार्बन के पास 4 था, कितना था? 4। और 4 में एक इनके साथ भाग लिया, एक इनके साथ लिया, एक इनके साथ, एक चारों भाग लिए, तो एक भी रहा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में भाग लिया? नहीं। ऐसे भी कार्बन जब चारों बॉन्ड भाग लेता है तो उसके पास लोन पेयर नहीं होता है। तो बताइए लोन पेयर नहीं रहा तो सिग्मा बॉन्ड के एगो है, तो 1 2 3 4, लोन पेयर 0, तो 4 के लिए क्या पढ़े? sp3। बहुत सारा इस पर काम किए, तो जाके केमिकल बॉन्डिंग की कॉपी देख सकते हैं। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये इनऑर्गेनिक में पढ़ाए थे नहीं। अब देखिए हम लोग जो है पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी कंपाउंड अभी तक देखोगे आमतौर पे वहाँ पे आपको कार्बन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, आमतौर पे देखिएगा। नहीं तो कहीं भी याद रखिएगा, कहीं भी कार्बन नजर आ जाए या नाइट्रोजन नजर आ जाए या ऑक्सीजन नजर आ जाए, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ट्रिक दे रहे हैं, ये ट्रिक याद रखिए, कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगा। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नजर आ जाए तो एक तो हाइब्रिडेशन निकालने का ये तरीका है, नहीं, एक हम ट्रिक दे रहे हैं कि जैसे ही कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नजर आ जाए तो देखिए उसके पास कितना पाई बॉन्ड है, 9 पाई बॉन्ड्स। अगर एक भी पाई बॉन्ड्स नहीं होगा तो हाइब्रिडेशन sp3 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? हाइब्रिडेशन sp3। नहीं, अगर एक पाई बॉन्ड्स हो जाए, 1 पाई बॉन्ड्स, क्या हो जाए? 1 पाई बॉन्ड्स, तो बोलेंगे sp2। अगर 2 पाई बॉन्ड्स हो जाए, 2 पाई बॉन्ड्स, तो sp। मेरे प्यारे बच्चों ये तो हर कोई जानते हैं निकालना, नहीं, और ये तो आना चाहिए आपको। लेकिन एक ट्रिक है कि जैसे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिले ना, एक तो ये निकालने का तरीका आप कुछ नहीं करें, देखिए वो कार्बन जो है या नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना पाई बॉन्ड है गिन लीजिए। एक भी पाई बॉन्ड नजर नहीं आए तो बोलेंगे sp3, एक पाई बॉन्ड नजर आ जाए तो बोलेंगे sp2, और एक 2 पाई बॉन्ड्स नजर आ जाएगा तो sp। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये नाइट्रोजन है ना, देखिए हमने तीन ही एलिमेंट के लिए बात किए हैं, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और ऑक्सीजन। तो देखिए नाइट्रोजन है यहाँ पे, बताइए सब तो सिग्मा एक भी पाई बॉन्ड बना रहा है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं होता, हाइड्रोजन क्या हो गया? sp3, और निकाले भी तो sp3 आया है। तो देखिए ट्रिक से कितना आसानी से निकाल लिए। नहीं, अगला देखिए कार्बन है यहाँ पे देखिए कार्बन कितना पाई बॉन्ड बना रहा है, तो बोलेंगे एक भी नहीं सर, क्योंकि सब सिग्मा बॉन्ड है, एक बॉन्ड है तो सिग्मा होता है। नहीं, तो पाई बॉन्ड्स एक भी नहीं है, तो एक भी पाई बॉन्ड्स नहीं हो तो क्या बोलेंगे? हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। तो मेरे ख्याल से कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन रहेगा, तो आप ये ट्रिक लगाएं, कहीं भी आपसे गलती नहीं होने वाला। माइंड में बैठा लीजिए, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो और एक भी पाई बॉन्ड नहीं, हाइब्रिडेशन sp3, एक पाई sp2, 2 पाई sp। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग को इसका हाइब्रिडेशन है, क्यूमलिन का हाइब्रिडेशन निकालना है। तो देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन कार्बन कार्बन, 2 हाइड्रोजन है तो एक यहाँ ऐसे लटका दिए, एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, हाइब्रिडेशन नहीं होगा यहाँ पे, नहीं। अब देखिए आपसे हम पूछे कि ये बताओ ये कार्बन के पास कितना पाई बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन कितना पाई बॉन्ड बना रहा है? तो सिग्मा 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 और पाई। तो बोलेंगे सर ये कार्बन 3 सिग्मा 1 पाई, तो 1 पाई बॉन्ड से आता है, तो ट्रिक क्या दिए हैं देखिए तो sp2। नहीं, कितना आसानी से निकाल लिए। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये कार्बन जो है 2 बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा 1 पाई, और इधर क्या होगा? 1 सिग्मा 1 पाई। तो ये कार्बन जो है कितना पाई बॉन्ड बना ले? 1 पाई इधर 1 पाई इधर, तो 2 पाई होगा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp। इस तरह से देखिए ये वाला देखिए 2 बॉन्ड बना था, सिग्मा पाई तो हो गया, ये सिग्मा, और ये भी क्या है? सिग्मा। कितना पाई बनाना था? 1 sp2। नहीं, बताइए कितना आसानी से बता ली। ये IIT का पूछा हुआ सवाल है, हाइब्रिडेशन पूछा था, एलिंग का हाइब्रिडेशन। याद है कि एलिंग किसको बोलते हैं? CH2 डबल बॉन्ड C
डबल बॉन्ड CH2, मतलब 2 बॉन्ड लगातार होता है तो उसको बोलते हैं एलिंग। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे सिखाया। आप बोलेंगे सर इससे हाइब्रिडेशन निकाल के दिखाइए, तो इससे भी निकाल लेंगे। देखिए, ये देखिए कार्बन चारों बॉन्ड बनाया तो इनके पास एक भी लोन पेयर है नहीं, तो कितना सिग्मा है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 और 0 लोन पेयर, तो 3 के लिए क्या होता है हाइब्रिडेशन? sp2। देखिए यहाँ देखिए 2 सिग्मा है, 0 लोन पेयर, तो 2 0 2, तो 2 के लिए क्या बोलेंगे यहाँ पे हाइब्रिडेशन? sp। नहीं, फिर हम बोलेंगे यहाँ पे इस कार्बन में देखिए कितना सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर, तो sp2। याद रखिए कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो तो आंख मूंद के बनाए, आंसर क्या होगा? sp2 sp और sp2। कोई दिक्कत? क्लियर? तो फिर से वीडियो को क्या करें, पॉज करें, समय देते हैं या फिर स्क्रीनशॉट कर ले। समय 1 2 3 कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसको करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन क्यूमुलिन कंपाउंड्स। देखिए यहाँ हेडिंग दे रहे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन क्यूमुलिन कंपाउंड्स। क्यूमुलिन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। 2 पार्ट में इसको करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं विद इवन नंबर ऑफ CC डबल बॉन्ड्स with odd number of CC डबल बॉन्ड्स। 2 आपके सामने रखे हैं, नहीं, विथ इवन नंबर ऑफ CC डबल बॉन्ड्स, अगला है विथ ऑड नंबर ऑफ CC डबल बॉन्ड्स। बोलेंगे सर इवन और क्या बोल रहे हैं? तो हमने बोला क्यूमुलिन किसको बोलते हैं? डबल बॉन्ड लगातार होता है, तो इवन नंबर में हो, 2 4 6 8 के केस में हो तो हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इवन। और अगर क्यूमुलिन 3 5 7 के रहेगा तो ऑड में बोलेंगे, और क्यूमुलिन में अगर 2 4 6 का रहेगा तो बोलेंगे इवन। क्लियर? 2 पार्ट में हमने क्लियर किया है। ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल से पता चल जाएगा आपको। जैसे हम लिखे यहाँ पे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखे CH3 और यहाँ पे लिखे हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिखे CH3 और यहाँ पे लिखे हाइड्रोजन। नहीं, अब देखिए हम स्पेस में इसको अरेंजमेंट डिफर कर रहे हैं, स्पेस में इसको बदल रहे हैं। ठीक है, स्पेस में अरेंजमेंट डिफर कर रहे हैं। मान लीजिए इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए, फिर इसको या इसको इधर लेके जाइए, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए इस हाइड्रोजन को ऊपर लेके चले गए और CH3 को नीचे लेके आ गए। CH3 नहीं, तो आपको लग रहा होगा कि सर डबल बॉन्ड है तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। देखिए ये दोनों सेम साइड है तो इसका जो डिस्टेंस होगा, अपोजिट वाले का डिस्टेंस होगा, दोनों का अलग अलग आएगा, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। ये हम भी सोच रहे हैं, अगर एज ए स्टूडेंट अगर मुझे पता नहीं रहता इसके बारे में कंसेप्ट, तो हम भी यही सोचते हैं, मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। अगर होता तो इसको बोलते सिस, इसको ट्रांस। बट एक्सपेरिमेंटली इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इमेजिंग पता चल जाएगा कि क्यों इसमें ज्योमेट्रिकल, एक्चुअली इस दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होता है, इसमें इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखिए हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं आपको। देखिए ज्योमेट्री देखिए कैसा होता है। इसे मान लीजिए ये आपके सामने है कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक टर्मिनल पर CH3 हाइड्रोजन है, अगला पर CH3 हाइड्रोजन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देखिए, ये आप देखिए, ठीक है, ये देखिए CH3 और ये हाइड्रोजन। अगला जो टर्मिनल होता है ना प्यारे बच्चों, ये स्पेस में इस तरह से होता है। इस तरह से होता है नहीं, तो आप अगर ध्यान देखेंगे तो इसमें CH3 हाइड्रोजन जो होता है तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड उसी प्लेन पे है। और ये क्या है, ये दोनों टर्मिनल के, ये दोनों जो एटम देख रहे हैं, ये वाला इसके बीच का क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब ये दोनों प्लेन पे है और इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। तो प्यारे बच्चों होता क्या है कि ये प्लेन पे है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है,
तो आप क्या कीजिए, स्पेस में अरेंजमेंट डिफर कर दीजिए। यही ना कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन वाले को उधर लेके चले गए, मिथाइल लोग इधर लेके आ गए। तो मान लीजिए ये वाला जो देख रहे हैं आप, दोनों CH3 सेम साइड आप दिख रहा है आपका, इसका डिस्टेंस अगर निकालेंगे आप, तो मान लीजिए अगर इसका डिस्टेंस निकालते हो, अगर मान लीजिए आता है 10 सेंटीमीटर, तो स्पेस में अरेंजमेंट डिफर जब कीजिएगा ना और निकालिएगा, परपेंडिकुलर होने की वजह से, देखिएगा परपेंडिकुलर होने की वजह से दोनों का CH3 ऑरेंज का भी डिस्टेंस वही रह जाता है। मतलब जो सेम साइड का डिस्टेंस था वही क्या हो गया, अपोजिट साइड का डिस्टेंस रह जाता है। तो डिस्टेंस में तो स्पेस में अरेंजमेंट डिफर हो गया, इसमें स्पेस में तो अरेंजमेंट कर दिए, लेकिन स्पेशियल डिस्टेंस क्या हो गया, सेम रह गया। और सेम रह जाएगा स्पेशल डिस्टेंस, तो बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा? बोलिए नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन था कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड के साथ साथ स्पेशल डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर? तो याद रखिएगा, दो गो प्लेन पे है, दो गो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए बोलेंगे इसको। मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो येलो वाला आपके तरफ आ जा रहा है, नहीं, ध्यान से देखिए इसको, समझ में आ रहा है आपको? तो बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, क्यों? क्योंकि दो गो प्लेन पे दो गो प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो याद रखिएगा, इवन नंबर में जितने भी होते हैं ना प्यारे बच्चों, तो जब भी टर्मिनल होगा तो ये दो गो प्लेन पे होगा, ये दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और जैसे ही परपेंडिकुलर होगा तो स्पेशियल डिस्टेंस सेम आ जाएगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। तो याद रखिएगा, कभी भी इवन नंबर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो सकता है। आपसे पूछेगा तो बोलिए कि स्पेस में जो अरेंजमेंट मैंने डिफर किया उसका स्पेशल डिस्टेंस सेम आ जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जैसे आपको याद होगा, अभी हम क्लियर किए थे कि जैसे इनका हाइब्रिडेशन निकाले थे तो sp2 और sp आया था। आपको याद होगा, कोई पूछे कि प्लेनर है कि नहीं, तो हाइब्रिडेशन निकालिएगा आप, sp और sp2 आएगा तो प्लेनर बोलेंगे, ठीक है? तो हमने बोला sp sp2 कहीं भी आएगा तो प्लेनर हो जाएगा। प्लेनर के मतलब होता है कि सारा एटम एक ही प्लेन पे है। जैसे ये बोर्ड है तो सारा एटम क्या है, बोर्ड पे ही होगा। एक भी एटम अगर इधर उधर हो गया तो प्लेनर नहीं होगा, ठीक है? लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है कि हाइब्रिडेशन जो है इसका sp sp2 होने के बावजूद भी क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये सब प्लेन पे है, ये क्या है, प्लेन से बाहर है। तो प्लेनर हो गया कि नॉन प्लेनर हो गया? नॉन प्लेनर हो गया। याद रखिए, इवन नंबर में प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर। तो हाइब्रिडेशन के कंसेप्ट पर निकालेंगे तो हर जगह सही आएगा, हर जगह सही आएगा, सिर्फ यहाँ पे आपसे गलत हो सकता है। याद रखिएगा, क्यूबिलिन इवन नंबर में प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया। क्लियर? आगे देखिए, तो देखिए इस बात को यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ दिखाते हैं, 3D दिखाने का तरीका क्या है। थ्री डी में दिखाने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे एटम, इस पर एटम रखा रहा है, इसको बोलते हैं डैश वेज। क्या बोला जाता है इसको? डैश वेज, ठीक है? इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए हमें ये दो बॉन्ड, मान लीजिए ये दो बॉन्ड है, मान लीजिए जैसे देखिए ये देख रहे होंगे आप, तो ये आपके तरफ जा रहा है ऑरेंज वाला कि आपसे दूर, आपके तरफ जा रहा है कि आपसे दूर जा रहा है, ठीक है? तो जो आपके तरफ जा रहा है तो उसको बोला जाता है सॉलिड वेज से दिखाया जाता है। अब वो येलो वाला आपसे दूर भाग रहा है, इसको बोला जाता है, इसको किससे दिखाएंगे, इसको बोलेंगे डैश से दिखाया जाता है। तो जो टुवार्ड्स ऑब्जर्वर होता है ना, जहाँ पे अध्ययन कर रहा है, जिसके तरफ जा रहा है, तो उसको बोला जाता है, वो जो अध्ययन कर रहे हैं वो एटम आपके तरफ आ रहा हो, मतलब टुवार्ड्स ऑब्जर्वर हो, तो उसको सॉलिड वेज से दिखाया जाता है। और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो तो उसको दिखाया जाता है किससे, डैश से। तो यहाँ पे देखिए डैश वेज मतलब ये होगी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नहीं, ठीक है? ये ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, इस पर कोई भी ये डैश जस्ट बस दिखाने का तरीका है। क्या है तरीका? इसका मतलब है कि आपसे ये दूर जा रहा है, मतलब जो एटम आपसे दूर जाएगा उसको 3D में डैश से दिखाया जाता है, ठीक है? कोई ऐसे अगर दिखा दे, इसको बोला जाता है सॉलिड वेज। क्या बोला जाता है इसको? सॉलिड वेज। दोनों वेज है, ये डैश वेज हो गया, सॉलिड वेज। सॉलिड वेज टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, जिधर आप अध्ययन कर रहे हैं आपके तरफ जा रहा है, तो जैसे ये मार्कर देखिए, ये आपके तरफ जा रहा है तो इसको बोलेंगे टुवार्ड्स, मतलब इसको दिखा देंगे किससे, सॉलिड वेज से। और यही उल्टा कर दिया, आपसे दूर जा रहा है तो किससे इसको दिखाएंगे, डैश से, ठीक है? सॉलिड वेज मतलब क्या हो गया, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, नहीं? और ऐसे दिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा, सिंपल। अगर मान लीजिए डैश लिखा हो, सॉलिड, और इसे डैश वेज लिखा हो, सॉलिड वेज, और इस तरह से दिखा है, तो समझिएगा ये बोन्स आर
bonds are in the paper, on the plain paper, मतलब जिस पेपर पर अध्ययन करें, जैसे हम बोर्ड के का बात करें तो ऑन द प्लेन हो जाएगा। आप कॉपी पर लिख रहे हैं, समझिए जिस पेपर पर लिख रहे हैं उसी पर क्या होगा, ये बॉन्ड लाई करेगा दो तरह से, ठीक है। डैश आपसे दूर, ठीक है, सॉलिड आपसे आपके तरफ आ रहा है, और ये सिंपल के मतलब जिस चीज पर अध्ययन कर रहे हैं उसी पर है, ठीक है। तो हमने लिखा बॉन्ड्स आर ऑन द प्लेन पेपर, ठीक है। तो अभी प्यारे बच्चों, अभी हम दिखाएं तो ये बताइए, आप इसमें देख रहे थे ना कि एक परपेंडिकुलर था, इसको मान लीजिए हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे कर दे इसको, ठीक है, इसको दिखा दे डैश से, नहीं। अब हमने क्या किया, अरेंजमेंट अलग कर दिया, मतलब CH3 को यहां लेकर आ गए, हाइड्रोजन का आधा लेकर, मतलब अभी CH3 आपके तरफ आ रहा है, ठीक है, प्लेन पे नहीं है, ये क्या है, प्लेन से बाहर है, ये आपके तरफ आ रहा है, नहीं, और ये आपसे दूर जा रहा है। अब ऐसा करते हैं कि इसको डैश पे लेके चले जाते हैं, सॉरी, यहां पे हाइड्रोजन को लेके चले जाते हैं और यहां पे क्या करते हैं, डैश को। दोनों में अंतर देखिए, स्पेस मैनेजमेंट हो गया। ये अभी CH3 आपके तरफ है, अब ये क्या आपसे दूर जा रहा है, नहीं। तो अगर मान लीजिए हम बोले कि ये के बीच का अगर डिस्टेंस निकालें तो मान लीजिए L1 आया, इसका डिस्टेंस निकालें तो मान लीजिए L2 आया, ठीक है। तो L1 और L2 क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, जो अभी हम क्लियर किए थे। इसलिए नोट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा, क्लियर। तो बोलेंगे इवन नंबर में कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कभी भी शो नहीं करेगा। अभी हम बात किए थे एलिन का, यही ना एलिन था, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन निकाले थे sp2, इसका sp और इसका sp2। इस कॉन्सेप्ट पर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेनर। बट जबकि ये प्लेनर नहीं है, क्या है, नॉन प्लेनर है। अधिकांश इसी वजह से तो पूछा हुआ सवाल था, यहाँ से अगर सवाल पूछेगा तो पता नहीं कितना विकेट गिरेगा। अब विकेट गिरने की वजह भी क्या है, क्योंकि कहीं भी हम लोग हर जगह पालन करते हैं sp sp2, sp sp2 रहेगा, sp और sp2 रहेगा तो बोलते हैं प्लेनर, बाकी कोई भी रहेगा तो नॉन प्लेनर बोले थे। तो ये sp2 तो है लेकिन प्लेनर नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया, हमने फिर से क्लियर बोल रहे हैं कि जैसा दिखता है ये एक्चुअली वैसा होता नहीं है। तो आपको ऐसे नहीं दिखाएगा, सिंपल बॉन्ड से भी दिखाएगा आपको, ऐसा अगर दिखा दी तो अच्छी बात, सिंपल बॉन्ड से भी आपको दिखाएगा तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर इवन नंबर में क्यूमलिन है तो 2 को प्लेन पे होगा, 2 को प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो याद रखिए इवन नंबर क्यूमलिन्स में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता, क्योंकि स्पेशल डिस्टेंस सेम आ जाता है। कोई दिक्कत, तो देखिए इसको मिटा रहे, ये वाला को उतार लीजिएगा इसको आप लोग, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब यहां पे लिख रहे हैं, इसका एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यहां पे लिखे CH3। अगला एग्जांपल लिए, इसी को बस स्पेस मैनेजमेंट, इसको यहां लेके चले जाते हैं, इसको यहां लेके आ जाते हैं। देखिए होता क्या, ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये जो आप देख रहे हैं, ध्यान से देखें, ठीक है। आप ये समझ जाइए कि यहाँ से यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में जो है 3 गो बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ठीक है। आप ये समझ जाए कि यहाँ से यहाँ कार्बन कार्बन के बीच क्या है, ऑड नंबर वाला 3 गो डबल बॉन्ड्स है, और ऑरेंज वाला CH3 है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। बात समझ में आ गया। एक्चुअली होता है क्या कि ऑड नंबर में जो है जिस प्लेन पर ये वाला टर्मिनल होता है उसी प्लेन पर ये भी होता है, ठीक है। मतलब जी पहले वो इवन वाले में परपेंडिकुलर हो जा रहा था, इसमें क्या होता है जिस प्लेन पर ये रहता है उसी प्लेन पर ये भी रहता है। तो जब एक ही प्लेन पर होगा तो सेम साइड का डिस्टेंस मान लीजिए अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसको अपोजिट करेंगे, डिस्टेंस 5 ही सेंटीमीटर है, बढ़ जाएगा। तो स्पेस में आप अरेंजमेंट कर रहे थे, स्पेशल डिस्टेंस सेम मिल रहा है कि डिफरेंट मिल जा रहा है, बोलेंगे सर डिफरेंट मिल रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऑड नंबर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा
ऑड नंबर है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए, और ये एक्स वाई है तो एक्स और वाई बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऑड नंबर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकता है, बस कंडीशन याद है कि ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए, एक्स और वाई बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए CH3 है, CH3 है, इसका डिस्टेंस निकाला आपने L1, ठीक है। ये CH3 है, ये CH3 है, इसका डिस्टेंस निकाला आपको L2, तो L1 बराबर L2 होगा, नहीं होगा, नहीं। तो सेम साइड है तो क्या बोल देंगे, स्पेस में सेम साइड है तो सीस, स्पेस में अपोजिट साइड है तो क्या बोल देंगे, ट्रांस। अब देखिए सिर्फ ऑड नंबर देख के आपको सीधा नहीं बोल रहे ज्योमेट्रिकल, ऑड नंबर देखने के बाद देखिए टर्मिनल पे दो ग्रुप यहाँ पे अटैच है, दो एटम ग्रुप अटैच है, तो मान लीजिए ए है, ये बी है, ठीक है। ये ए है, बी है, तो ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ दो को जो अटैच होगा, इसको मान लीजिए एक्स, इसको मान लीजिए वाई, ये दोनों बराबर नहीं होगा। मतलब एक लाइन, मुझे जब सवाल दिया जाता तो हम कैसे सॉल्व करते हैं वो ध्यान से आप लोग देखें। इवेन आएगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, क्योंकि स्पेशल डिस्टेंस सेम आ जाता है, ठीक है। लेकिन वही ऑड आएगा तो टर्मिनल पे जो दो ग्रुप है, इधर जो टर्मिनल पे दो ग्रुप है, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो, ये आपस में दोनों बराबर नहीं हो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। ऑड नंबर में बस ये देखना है कि ये बी बराबर नहीं होना चाहिए, एक्स वाई बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या करें, वीडियो को पॉज करें, इसके बाद उतारें इसको, ठीक है। ठीक, आज इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, गिनते हैं 1 2 3, ओके। प्यारे बच्चों, अब हम क्लियर करने जा रहे हैं कि साइक्लो अल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे देखिए साइक्लो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन साइक्लो अल्केन। आप बोलेंगे सर ये साइक्लो अल्केन कहते किसको? नहीं, साइक्लो का मतलब हो गया रिंग, और कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे रिंग को बोला जाता है साइक्लो अल्केन। नहीं, क्योंकि ये नहीं वहाँ लगता है जहाँ कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। तो आपको अगर साइक्लो अल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो हम क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। साइक्लो अल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना हो, क्लियर करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। इस मान लीजिए रिंग बनाने के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, 3 कार्बन, तो ये आपके सामने कार्बन है, ध्यान से देखिए। नहीं, मान लीजिए ये साइक्लोप्रोपेन है, नहीं साइक्लो क्या है, प्रोपेन। मान लीजिए 2 एटम यहाँ अटैच है, ये वाला कार्बन से ए और बी अटैच है, और मान लीजिए इससे एक्स और वाई अटैच है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए याद रखिएगा ए बराबर बी नहीं होना चाहिए और एक्स बराबर वाई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होगा, हो जाएगा। मतलब रिंग के कार्बन पर दो ग्रुप जो है, दो एटम ग्रुप अटैच है, यहाँ भी दो एटम ग्रुप अटैच है, तो ये वाला आपस में ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए, और ये वाला आपस में क्या एक्स और वाई बराबर नहीं होना चाहिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएगा। उसी तरह से देखिए साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता है। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर इस वाला एटम पर ए है और बी अटैच है, अब बगल वाले पे मान लीजिए एक्स और वाई अटैच है। फिर से बोल रहे हैं ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए और एक्स और वाई बराबर नहीं होना चाहिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएगा। नहीं, उसी तरह से अगर मान लीजिए ये वाला जो देख रहे ए और बी और एक्स वाई, ऐसा भी हो सकता है ना। ये जरूरी नहीं है कि जस्ट साइक्लो अल्केन में याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि बगल वाला कार्बन पे ही ग्रुप अटैच होना चाहिए, मतलब रिंग का कोई भी कार्बन पे अटैच हो सकता है, ठीक है। बस ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए, एक्स और वाई बराबर नहीं चाहिए। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ बी है, यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है, ये दोनों में कंपाउंड फर्क चल रहा है पता। तो इसको बोलेंगे अगर मान लीजिए साइक्लोब्यूटेन है तो ये 1 और 2 पर जो है ना ग्रुप अटैच है, और ये अगर साइक्लोब्यूटेन है तो यहाँ 1 2 3 1 और 3 पर अटैच है, ठीक है। तो हमको इससे मतलब नहीं कि जस्ट बगल में ही एटम या ग्रुप अटैच होना चाहिए, कहीं पर रिंग के किसी भी कार्बन पे हो सकता है। बस इतना याद रखना है कि ए बराबर बी नहीं होना चाहिए और एक्स बराबर वाई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होगा, हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए हम यहाँ पे लिखिए, मान लीजिए ऐसे कोई दे दे साइक्लोब्यूटेन, तो मान लीजिए दो ग्रुप, एक एटम ग्रुप यहाँ अटैच है, मान लीजिए एक एटम ग्रुप यहाँ पे एक्स और वाई अटैच है, ठीक है। तो उसी तरह से
ए और बी अटैच यहाँ है तो ये जरूरी नहीं कि जस्ट बगल वाला ही कार्बन पे हो, यहाँ भी अटैच हो सकता है एक्स और वाई। उसी तरह से मान लीजिए ए और बी मान लीजिए यहाँ है तो ये जरूरी नहीं है कि बगल का बगल कहीं भी रिंग के कार्बन के कहीं भी अटैच हो सकता है। मान लीजिए एक्स है ये वाई है, बस याद रखिए ए बराबर बी नहीं होना चाहिए और एक्स बराबर वाई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों बस माइंड में बैठा ले कि साइक्लो अल्केन में ठीक है रिंग के किसी भी कार्बन पर ए बी और एक्स वाई अटैच हो सकता है। बस याद रखिए ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए और एक्स वाई बराबर नहीं होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पे लिख रहे हैं साइक्लो अल्केन के कार्बन पर साइक्लो अल्केन के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए जिससे एटम और ग्रुप्स अटैच हो, एटम और ग्रुप अटैच हो। ये क्या बोल रहे हैं सर? बोलेंगे ये सब तो समझ में आ रहा है सर कि ए बराबर बी नहीं होना चाहिए एक्स बराबर वाई। हाँ प्यारे बच्चों, ए और बी और एक्स वाई जिस कार्बन पर अटैच होगा उसका हाइब्रिडेशन हर हाल में sp3 होना चाहिए। ठीक है, अगर sp2 या sp हाइब्रिडेशन हो गया तो कभी भी वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर साइक्लो अल्केन में बात नहीं करेंगे। मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं कि ए बराबर बी नहीं होना चाहिए एक्स बराबर वाई नहीं होना चाहिए। अटैच है ए और बी जिस कार्बन से अटैच है और एक्स और वाई जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडेशन हर हाल में क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। यहाँ देखिए तो sp3 है कि नहीं? sp3 हमने बोला था कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा तो sp3 होगा। क्लियर? तो यहाँ से देखिए तो यहाँ पे एक भी पाई बॉन्ड बना रहा है तो नहीं, ये sp3 हाइब्रिडेशन है। एक भी पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp3 हाइब्रिडेशन है। तो आप जितने भी देख रहे हैं कि एक भी पाई बॉन्ड बना सारा क्या है? sp3 हाइब्रिडेशन है। तो याद रखिएगा रिंग में जब भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना हो तो आप कुछ नहीं करें, देखिए कि ए और बी और एक्स और वाई बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए और बी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, एक्स और वाई आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपस में दोनों चलेगा लेकिन जिस कार्बन से ए और बी अटैच हो वो आपस में बराबर नहीं होना चाहिए और जिस कार्बन से एक्स और वाई अटैच हो उससे बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ, ए और बी जिस कार्बन पर अटैच हो, एक्स वाई जिस कार्बन पर अटैच हो उसका हाइब्रिडेशन हर हाल में क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं उससे क्लियर और होगा। देखिए जैसे हम एग्जाम्पल ले यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखिए तो ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे ये कार्बन है जैसे हम लोग जानते हैं ये सब जहाँ जहाँ टेढ़ा होता है उसका किसका पोजीशन होता है? कार्बन का। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, 4 बॉन्ड बनाता है। तो 2 बॉन्ड तो बना लिया तो मान लीजिए यहाँ पे होगा CH3 और मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और इस वाला कार्बन पे मान लीजिए आप CH3 है और मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ध्यान से देखें आप लोग, यहाँ जो देख रहे हैं ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, मान लेते हैं ये A है और मान लेते हैं ये B है। ठीक है, ये A है और ये क्या है? B है। ठीक है, और मान लीजिए ये X है और ये Y है। तो बताइए A और B बराबर है? नहीं। X और Y बराबर है? नहीं। बताइए जिस कार्बन पे A B अटैच है और X Y अटैच उसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। तो मेरे प्यारे बच्चों हाइब्रिडेशन निकालने के लिए बार बार तपस्या करना पड़ेगा। देखेंगे और बोल देंगे sp3 नहीं, sp3 होगा। कैसे? क्योंकि देख रहे हैं कि एक भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है तो sp3, ये भी क्या है? sp3। तो A और B बराबर नहीं है और X और Y बराबर नहीं है तो आपस में क्या है? बराबर A और B बराबर नहीं है, X और Y बराबर नहीं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं? होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा नहीं। तो अब मान लीजिए ये दोनों सेम साइड तो इसको क्या बोलेंगे? सीस। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है तो इसका ट्रांस भी तो बना सकते हैं ना। ट्रांस कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन को ऊपर लेके चले जाएंगे और CH3 को नीचे लेकर आ जाएंगे। देखिए तो यहाँ CH3 हाइड्रोजन, इसको कुछ नहीं किए, बस इसको यहाँ लेके चले गए और इसको यहाँ लेकर आ गए। क्या देख रहे हैं? ये दोनों सेम साइड तो सीस और ये दोनों अपोजिट साइड है तो क्या हो गया? ट्रांस। तो बताइए ये क्या है? आपका ट्रांस है नहीं।
तो सिस का हम लोग क्या बना लिए, ट्रांस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो आप बोलेंगे सर आपने पढ़ाया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, और दूसरी बात है कि जैसे देखिए ये दोनों सेम साइड है, स्पेस में अरेंजमेंट किए तो अपने अपोजिट साइड है, दोनों का स्पेशल डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए कि रिंग का क्या रोटेशन कर सकते हैं, रिंग में रोटेशन अलाउड है, ध्यान से देखिए। देखिए आपके सामने लाए हैं हम, यही ना है, देखिए 4 कार्बन का रिंग है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो क्या देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन, ध्यान से देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। नहीं, तो पहला काम रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों ग्रुप अटैच है, तो इसको रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट हो पा रहा है नहीं, क्योंकि रिंग में कभी रोटेशन अलाउड नहीं होता है। याद रखिएगा, जिस तरह से डबल बॉन्ड में रोटेशन अलाउड नहीं होता है, उसी तरह से रिंग में आप रोटेशन नहीं कर सकते। पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरा कंडीशन कि सर आप जो बोल रहे हैं ये दोनों ठीक है, सेम साइड, मान लीजिए ये वाला ऊपर वाला जो देख रहे हैं CH3 है, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ठीक है, और ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। आप क्या करते हैं, स्पेस में अरेंजमेंट डिफर करते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन को यहाँ लेके चले गए, इसको यहाँ लेकर आ जाते हैं। अगर ऐसा आप करने से क्या स्पेस में अरेंजमेंट करने से स्पेशियल डिस्टेंस सेम रह गया या बदल गया? स्पेशियल डिस्टेंस देखो भाग रहा है, तो हम मॉडल से क्लियर कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, फिर भी बाबू भाग रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, इसको तो कुछ नहीं कि CH3 हाइड्रोजन है, इसमें क्या किए कि हाइड्रोजन ऊपर लेके गए, CH3 नीचे आ गए। आप ये बताइए कि इसका डिस्टेंस अगर मान लीजिए L1 है, आप इसका सॉरी पहले वाला अगर डिस्टेंस जो था यहाँ पे, ये डिस्टेंस अगर L1 है सिस वाला, तो इसका अपोजिट वाला अगर डिस्टेंस हम बोले L2 है, तो बताइए तक का L2 है, तो बताइए दोनों का डिस्टेंस सेम होगा? बिल्कुल नहीं, डिस्टेंस क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हर हाल में होगा। तो ये जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों कि दोनों बगले में हो सकता है, कहीं यहां भी हो सकता है। नहीं, हमने बोला कि रिंग के कार्बन पर किसी भी एटम पर A और B XYB अटैच है। जैसे मान लीजिए ये A और B है, ये XY है, दोनों आपस में बराबर है नहीं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। और सेम साइड है सिस, अपोजिट ट्रांस बना सकते हैं कि नहीं? कुछ मत कीजिए, इसको यहाँ लेके चले जाइए, इसको यहाँ लेके चले जाइए। ठीक है, तो रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने में मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना। बस याद रखिएगा, रिंग में किसी भी एटम पे A और B XY अटैच है, A B आपस में बराबर नहीं हो और XY आपस में बराबर नहीं हो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। बस याद रखिएगा A B XY जिससे अटैच उसका हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। तो मैंने कंसेप्ट क्लियर किया। अब बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने हम रखते हैं, आपको बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा रिंग में कि नहीं होगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने रखे हैं, अब आपको बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस में होगा और किस में नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, पहला एग्जांपल लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपेन है नहीं, और इस कार्बन पे मान लीजिए A है और ये क्या है? B है, और ये X मान लीजिए और ये क्या है? Y। तो क्या A और B आपको बराबर दिख रहा है? नहीं। XY बराबर दिख रहा है? नहीं। तो बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं? हो जाएगा। और ये सीस है कि ट्रांस है? सेम साइड है तो इसको बोलेंगे सीस। क्या इसका ट्रांस बना सकते हैं आप? बिल्कुल बना सकते हैं। बोलेंगे सर इसको ऐसे ही रहने देते हैं कि CH को ऊपर और नीचे लेके जाएंगे। जैसे मान लीजिए CH3 और हाइड्रोजन को ऊपर रहने दिए, जैसे वैसी हाइड्रोजन ऊपर लेके जाएगा, यहाँ CH3 लेके जाएगा, तो क्या हो गया? अपोजिट हो गया। तो क्या होगा? ट्रांस। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गया। कोई दिक्कत? अब बोलेंगे सर sp3 है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए कार्बन एक भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, यहाँ ये भी एक भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है तो क्या होता है? sp3 होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस वाले के साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन है, बगल में कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए कुछ नहीं रहता कार्बन पर, तो क्या समझते हैं हम लोग? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये A और B क्या हो गया? बराबर, और X और Y
बराबर नहीं है। तो ए को भी बराबर हो गया, ए भी बराबर हो गया, एक्स वाई बराबर नहीं हुए, तो हमने बोला कि दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर होगी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, तो बोलेंगे नहीं होगा। नहीं, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ तो दोनों बराबर है, तो बताइए यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्लोरीन ब्रोमीन, मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, तो बराबर है नहीं, लेकिन बगल वाले कार्बन पे यहाँ ले तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या मानेंगे हाइड्रोजन। तो ये अगर ए है और ये अगर बी है तो ये दोनों क्या हो गए बराबर। मैंने बोला था ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, एक्स बराबर वाई नहीं होना चाहिए, इसमें आपस में बराबर चलेगा, लेकिन कार्बन पे जो दो एटम या ग्रुप अटैच है वो बराबर नहीं होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा नहीं। इसी कंपाउंड को मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्लोरीन को और ब्रोमीन को अलग अलग कार्बन पर अटैच कर दिया। तो यहाँ देखिए क्लोरीन, हम लोग जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन का, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा हाइड्रोजन। यहाँ ब्रोमीन है, ये कार्बन अटैच है, ये कार्बन, तो यहाँ कुछ नहीं होगा तो क्या समझेंगे हाइड्रोजन। आप देखिए ए और बी डिफरेंट, एक्स और वाई डिफरेंट, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा तो कौन, सीस या ट्रांस, तो अपोजिट साइड है तो बोलेंगे ट्रांस। इसका सीस बना सकते हैं, बिल्कुल सीस बना सकते हैं। देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी एक ग्रुप को ऊपर नीचे कर दीजिए, मान लीजिए हाइड्रोजन और ब्रोमीन को इसी रहने देते हैं, ठीक। सॉरी, यहाँ पे सेम साइड सेम एटम में ग्रुप होता है ना, सीस और ट्रांस बोलते हैं। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट है तो क्या बोल दिए ट्रांस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लोरीन आ गया, अपोजिट ऊपर नीचे कर दिए, तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड हो गया, तो क्या बोलेंगे इसको सीस बोलेंगे। यहाँ आपको बताना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है कि नहीं। इस्तेमाल लीजिए इस कार्बन पे, तो देखिए ये कुछ नहीं तो क्या समझेंगे CH3 है, ये क्या है CH3 नहीं, ये कार्बन कुछ नहीं तो यहाँ क्या हाइड्रोजन, तो ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो हाइड्रोजन और यहाँ क्या है CH3, तो ये देखिए ए और बी बराबर नहीं है, एक्स वाई बराबर नहीं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। और ये CH3 क्या है बराबर है, तो इनकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा नहीं। ये आपस में बराबर नहीं है ए और बी, और ये एक्स और वाई बराबर नहीं है, तो बोल देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। और सेम साइड है, सीस बोलेंगे कि ट्रांस बोलेंगे, क्या बोलेंगे सीस बोल देंगे नहीं। आगे देखिए इस वाले में कार्बन देखिए, ये क्या है CH3 नहीं, इसको CH3 से दिखाया जाता है, कुछ रेसिपी भी रहेगा तो आप समझिए कार्बन होगा और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा, तो CH3, यहाँ भी क्या है CH3 और ये CH2 है और ये CH3, तो ये मिथाइल है और ये इथाइल, तो ये एक्स मान लीजिए और ये वाई, क्या है एक्स वाई बराबर नहीं है, लेकिन ए और बी मान लीजिए इसको, तो ए और बी, ये ए है ये बी है, तो क्या हो गया बराबर, तो बराबर आगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा नहीं होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इस कार्बन पे आप देखिए जितने भी डिसाइड के सबका हाइड्रोजन sp3 है, ठीक है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है चलेगा। इसका हाइड्रोजन देखेंगे तो sp3, ये एक कार्बन जो है ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, एक पाई है, तो एक पाई होगा तो हाइड्रोजन क्या हो गया sp2 हो गया। तो बताइए sp2 हाइब्रिडेशन जब होगा तो sp2 में हम लोग कभी भी बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रिंग में नहीं, इसमें इस वजह से तो नहीं होगा एटम ग्रुप के। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, कुछ नहीं हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो देखिए a और b तो बराबर है, अगला एटम देखेंगे एक्स वाई, तो यहाँ से ले कोई एक्स वाई बराबर नहीं है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा ये, तो बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। इसको क्यों हटा दिए, क्योंकि हाइड्रोजन sp2 है, ठीक है। आगे देखें सब कुछ वही है, मैंने यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3, तो इसका देखिए हाइड्रोजन sp3, एक भी पाई बॉन्ड नहीं था हाइड्रोजन 3, एक भी पाई बॉन्ड नहीं था हाइड्रोजन 3। यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन अलग अलग, CH3 हाइड्रोजन अलग अलग नहीं, बोलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा। हमको इससे मतलब नहीं है प्यारे बच्चों, और भी तो रिंग के कोई कार्बन है, आपको उसमें कंपेयर करें ना, इससे आपको क्या मतलब है, आपको कोई मतलब है नहीं है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए कार्बन CH3 कार्बन कार्बन, तो यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोजन, ये दोनों अलग है। ये वाला कार्बन को देखिए एक पाई बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन क्या हो गया sp2, इस वाले से तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली ये साइक्लोअल्कीन है, लेकिन इस तरह का कंपाउंड दे दिया जाए तो बहुत सारे बच्चे गलत कर बैठेंगे। तो देखिए, तो हम देखिए ये वाला तो इससे ये वाला कार्बन से तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है sp2 है नहीं। अब आता है बगल वाला कार्बन, तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये ए बी तो बराबर नहीं है, लेकिन एक्स और वाई पर क्या हो गया बराबर हो गया, तो ओवरऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा यहाँ पे, तो बोलेंगे नहीं सर। क्लियर। देखिए डबल बॉन्ड इससे कोई मतलब है, यहाँ देखिए ये वाला कार्बन यहाँ के हाइड्रोजन तो sp3 से अटैच है, यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन अटैच है, तो किससे, ये कार्बन का हाइड्रोजन sp3 है नहीं।
यहाँ एक ए और बी मान लीजिए, ए और बी बराबर नहीं है, और ये एक्स और वाई मान लीजिए, एक्स और वाई बराबर नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं? यहाँ क्यों नहीं हुआ, यहाँ क्यों हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखिए इसी को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो हम जान रहे हैं ये CH3 है, यहाँ कुछ नहीं तो एक हाइड्रोजन होगा, CH3 है तो यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो आप बताइए ए और बी डिफरेंट, एक्स और वाई डिफरेंट, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं? बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। कौन सा होगा? सीस की ट्रांस, तो बोलेंगे सीस। इसका ट्रांस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कोई एक एटम ग्रुप को अपोजिट कर दीजिए, तो बोलेंगे सर ये सीस और ट्रांस, तभी ना बात करेंगे जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। तो देखिए मान लीजिए इसको जो है ऐसे रहने दिया, हाइड्रोजन और CH3, इस वाला क्या कर दिए आप, यहाँ पे CH3 कर दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो बताइए दोनों अपोजिट हो गया, तो क्या बोलेंगे? ट्रांस। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से रहेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल लीजिएगा ना। देखिए आगे पहले इसको उतार लीजिए। ठीक है, पहले इसको क्या करें आप लोग, उतारिए अच्छे से। ठीक है, कॉपी में क्या करें, इसको राइट डाउन करें अच्छे से। अगला एग्जाम्पल देखिए, तो थोड़ा सा इस तरह का एग्जाम्पल आपको दे दे तो आपको समझे बताना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुआ कि नहीं। यहाँ पे हम लिखे CH3। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। नहीं नहीं, ये क्लियर है कि ये आपको जो है सॉलिड से दिखाएं तो इसको कहाँ से दिखाना पड़ेगा, डैश से, क्योंकि दो एटम जब प्लेन पे दिखा दिए हैं तो एक सॉलिड से दिखाएंगे तो अगला डैश से दिखाना पड़ेगा आपको। 3 डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ डैश है तो अगला हाइड्रोजन जो होगा किससे होगा, ये सॉलिड पे होगा। नहीं देखिए इससे क्लियर हो कि ये CH3 आपके तरफ आ रहा है और हाइड्रोजन जो है आपसे दूर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे CH3 आपसे दूर आ रहा है, हाइड्रोजन आपसे CH3 आपसे दूर जा रहा है, नहीं, और हाइड्रोजन आपके तरफ आ रहा है। नहीं, तो प्यारे बच्चों इसका हाइब्रिडेशन तो sp3 है, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है। ठीक है, A और B बराबर नहीं है, मान लीजिए ये A है ये B है, और यहाँ मान लीजिए X और Y बराबर नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ठीक है, लेकिन सवाल है कि C से कि ट्रांस है। तो देखिए कोई भी एक सेम वाला कंपेयर कर लीजिए हाइड्रोजन से या CH3 से। देखिए CH3 यहाँ पे जो है आपके तरफ आ रहा है और अगला CH3 आपसे दूर जा रहा है, तो सेम साइड है कि अपोजिट साइड है? अपोजिट साइड है, इसीलिए हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड, इसलिए बोलेंगे हम कि सर ये ट्रांस होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो है लेकिन कौन सा होगा, ट्रांस होगा। इसका सीस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ऐसा कीजिए, कोई एक जैसे मान लीजिए इसको, जैसे ये है यहाँ पे आपका मान लीजिए CH3 है। ठीक है, और ये मान लीजिए आपका हाइड्रोजन, जैसे वैसे रहने दीजिए। अगला क्या किए कि आपके पास एक डैश वाला बॉन्ड है, मान लीजिए इसको ऐसे लिखा दिया और ये अब बच्चे सोचेंगे सर ये वाला डैश ये साइड था, राइट साइड था, ये वाला लेफ्ट साइड था, उल्टा। मेरे बच्चों इसको लेफ्ट राइट से मतलब नहीं होता, ये डैश के मतलब ही है कि अपोजिट जा रहा है, और ये सॉलिड मतलब है क्या है, टुवर्ड्स आ रहा है। नहीं, हम यहाँ पे क्या उल्टा करते हैं, डैश वाले को जो है वेज पे लेके चलते हैं, वेज पे, तो हाइड्रोजन वेज पे था तब इसको डैश पे लेके आ जाते हैं, और ये डैश पे था इसको कहाँ लेके चले जाते हैं, ये सॉलिड पे लेके चले जाते हैं। नहीं CH3, अब देखिए CH3 आपके साइड आ रहा है
यहाँ पे CH3 क्या हो रहा है, आपके साइड आ रहा है, तो C से की ट्रांस है, तो बोलेंगे ये सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो है, लेकिन कौन सा है C से। तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल करते हैं, अच्छा एग्जाम्पल ध्यान से देखें तो अभी जो एग्जाम्पल करने जा रहे हैं बहुत कम ही बुक में आपको मिलेगा, लेकिन इस तरह का अगर सवाल आ गया तो अधिकांश बच्चे जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसा एग्जाम्पल है, यहाँ पे कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए CH3 है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड में भाग लिया है, 5 उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड भाग लिया तो एक लोन पेयर यहाँ पे है। मेरे प्यारे बच्चों ये भी रिंग है, बस अंतर है कि पहले इसे जो लिए थे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है, पहले क्या था कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो आपको उससे मतलब नहीं है कार्बन है कि नाइट्रोजन है। हाँ जरूर ये साइक्लोअल्केन इसको नहीं बोलेंगे, साइक्लोअल्केन का मतलब क्या होता है, सारा रिंग में क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, लेकिन रिंग है, ठीक है। हमने बोला था कि 2 एटम पर मान लीजिए इस एटम पर A और B है और इस पर X Y है, तो आप A और B बराबर नहीं होना चाहिए, X Y बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात बोला था कि जिससे A और B अटैच हो उसका हाइब्रिडेशन हर हाल में क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3। देखिए नाइट्रोजन एक भी पाई बॉन्ड बना रहा है sp3, ठीक है, कंडीशन फुलफिल। ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, A बराबर B नहीं है, और इसको X मान लेते हैं और ये ग्रुप को मान लेते हैं Y, इसको मान लेते हैं लोन पेयर को ग्रुप मान लेते हैं, ये दोनों बराबर है नहीं है, तो बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो X बराबर Y नहीं है, बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। क्लियर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा, तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आप इसको क्या करें, राइट डाउन करें, ठीक है। इसके बाद हम एक्चुअली मेरे प्यारे बच्चों हम लेक्चर जो है कंटिन्यू नहीं करके पा रहे हैं, कि हमारे यहाँ लाइट का सुविधा बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले क्या है, ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आ गया था, जिस वजह से 1-2 दिन जो है बिना लाइट के हम लोग रहे। तो बोलेंगे सर आप इसी तरह का आपको लाइट रहेगा तो हम लोग का सिलेबस कैसे खत्म होगा, ये बात सही है। लास्ट में मुझे जो है मैंने क्या किया है, इन्वर्टर जो है ऑनलाइन जो है परचेज कर लिया है मैंने, बस 2-3 दिन आने में दिक्कत है, जैसे ही इन्वर्टर आ जाएगा फिर लाइट का प्रॉब्लम क्या होगा, दूर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग डेली लेक्चर लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप जो है 2-3 दिन दिक्कत हो सकता है मे भी, लेकिन घबराए नहीं, 2-3 दिन में जैसे हमने जो है ऑनलाइन परचेज के लिए 5 अगस्त को समय दिया गया है, अगर जैसे ही इन्वर्टर आएगा उसके बाद लाइट कंटिन्यू रहेगा तो वीडियो भी क्या होगा आपका कंटिन्यू बनेगा, और डेली वीडियो जाएगा। प्यारे बच्चों घबराए नहीं, बस 2 से 3 दिन आपको सिस्टम में दिक्कत हो सकता है, आपसे कोशिश करेंगे कि लाइट रहेगा तो कल भी वीडियो जाएगा, परसों भी जाएगा, तरसों भी जाएगा, लेकिन जिस दिन से इन्वर्टर आ जाएगा मैं गारंटी देता हूं कि रेगुलर वीडियो जाएगा, और जिस समय हम आपको बोलेंगे उसी समय वीडियो डालेंगे। थोड़ा सा परेशानी है प्यारे बच्चों, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। गाँव में है, गाँव में तो जानते हैं लाइट का प्रॉब्लम चलता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, चलिए बाय।